नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी जिसका लक्ष्य 400 पार का था, उसको जो सीटें आई हैं उस सीटों की कमी को लेकर एनालिसिस शुरू हो गया है। मीडिया, सोशल मीडिया पर ज्ञानवान लोग अपना ज्ञान बांट रहे हैं। वो बता ही रहे हैं कि कहां कहां कमियां रह गई, लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं। उन्होंने अपने शासन और प्रशासन को चलाने वाले मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव की एक बैठक लखनऊ में कॉल की है और उसमें सभी विभागों के सचिवों को कॉल किया गया है। उस बैठक में फीडबैक ली जाएगी, क्योंकि जब से आचार संहिता लगी है तब से काम बंद है, अधिकारी काम नहीं कर रहे। और योगी जी जो फील्ड में गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण उन्होंने किया है। वहाँ योगी जी जब भी कभी किसी भी रैली में गए, योगी जी का अपना काम करने का तरीका है। मैंने उनको देखा है कि वो क्या करते हैं कि स्टेज पे जाने से पहले वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सबसे वो अलग से एक मीटिंग करते हैं, लोकल मुद्दों पर बात करते हैं, उनकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को लेते हैं और उस शिकायत लेने के बाद वो तय करते हैं कि अब इसमें क्या काम करना है। सारा फीडबैक पूरे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, उनके मंत्रिमंडल के द्वारा, उनके विधायकों के द्वारा जो उन तक शिकायतें पहुंची हैं, अब उस पर योगी जी एक्शन मोड में आने वाले हैं। खबर यह भी है कि बहुत सारे अधिकारियों की नपाई होने वाली है और योगी आदित्यनाथ जी के पास भी जो ऐसे आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनकी रिपोर्ट वो केंद्र को भेजने वाले हैं। उस पर पहले से तैयारी कर ली गई है कि ऐसे कई अधिकारियों की छुट्टी कर दी जाएगी जो उत्तर प्रदेश में रहते हुए योगी आदित्यनाथ के कहने या उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में लगातार शिकायतें आ रही थी, लेकिन चुनावों को देखते हुए मुद्दों को टाला गया था। अब जो ये बैठक होने वाली है, इसमें पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, मछली पालन, परिवहन, पर्यटन, पशुपालन और ग्रामीण विकास के अलावा बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाया जाना है। चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा अगर कुछ मुद्दा बना वो था बिजली। हालांकि भीषण गर्मी पड़ रही थी और उस भीषण गर्मी में पूरे भारत के अंदर बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच का जो अंतर था, उसका एक तरीका होता है कि कटौती। लेकिन इस कटौती से भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश, जहां 24 घंटे बिजली का वादा और एक व्यवस्था जिला केंद्रों पर की गई थी, वो ध्वस्त होती नजर आई। तो लोगों ने शिकायतें की कि आखिरकार विभाग में गड़बड़ी कहां है। बहुत सारे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनते, संघ के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, पैसे का, रिश्वत का बोलबाला अभी भी है। हालांकि ऊपरी लेवल पर उस भ्रष्टाचार को खत्म किया गया है। बिजली मंत्री जो ए.के. शर्मा जी हैं, उन्होंने नो डाउट बहुत बेहतरीन काम किया है। मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, मेरा गांव भी उत्तर प्रदेश में है। मैंने वो दौर देखा है अपनी आंखों से कि यदि एक बार गांव का ट्रांसफार्मर फूक गया तो गांव वाले चंदा इकट्ठा करते थे, खुद का ट्रैक्टर जोड़ना, खुद ही उस ट्रांसफार्मर को निकालना, ले जाके एसडीओ, फिर पैसे दो, रिश्वत दो। उसके बाद यानी एक बार लाइट अगर गई, ट्रांसफार्मर जला तो हफ्ता भर भी लगता था। 7-7 दिन बिजलियां बंद रहती थी और गांव में पता लगता था कि आज दिन का हफ्ता है तो रात का हफ्ता है। माने 12 घंटे बिजली अगर आएगी तो इस बार 9 बजे से सुबह तक आएगी, 6 बजे तक। कभी जो है दिन में आएगी तो सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक आएगी। 24 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे बिजली का सवाल ही नहीं है। आज उस उत्तर प्रदेश में, मेरा घर भी गाजियाबाद में है, 24 घंटे बिजली वो रहने का रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि बिजली की गर्मी के कारण जो कटौती हुई, उस कटौती से सब लोग परेशान थे। मैंने भी उस पर एक्स पर पोस्ट लिखा योगी जी को। कुछ काम करने बाकी हैं। मैंने भी बिजली विभाग की जानकारी होने के कारण से योगी जी को कुछ एक्स पर पोस्ट लिखे थे, शायद उन तक अधिकारी नहीं पहुंचाते हैं और इसके कारण एक फीडबैक यूनिट बनाई है योगी जी ने, लेकिन अब उसको ज़्यादा एक्टिव करने की आवश्यकता है। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर जहां लगे हैं कॉलोनियों में, बिजली घरों में, उनके पास कॉलोनी में तो बिल्कुल नदारद हैं। अखिलेश यादव की सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार इस मामले में हुआ था कि ट्रांसफार्मर के पास एक एसी भी लगाया जाता है, एयर सर्किट ब्रेकर। उसके कारण उस स्विच को आप बंद कर दीजिए,
पूरी कॉलोनी की लाइट बंद करने की ग्रिड से जरूरत नहीं पड़ती, शटडाउन नहीं लेना पड़ता। केवल जिस गली की लाइट ठीक करनी है, एक ट्रांसफार्मर उससे बंद होगा। 2 गली, एक गली जहां लाइनमैन को काम करना है, रिपेयरिंग करनी है, किसी एक घर की लाइट ठीक करनी है, वो उस गली की लाइट बंद करेगा और चालू कर देगा। वो एयर सर्किट ब्रेकर बहुत महंगे आते हैं, हजारों की कीमत होती है, हजारों में उसकी 25,000, 50,000, 1 लाख तक होती है। और वो लगाए गए और कुछ ही घंटों में वो फूक गए, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और वो बंदर बांट करके पैसा भ्रष्टाचार की भेंट खड़ा है। आज वो ट्रांसफार्मर के पास खाली डब्बे खड़े हैं, उसके अंदर के जो रोड होती हैं वो एल्युमिनियम की होती हैं, वो बेच खाई। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उनको लगाने की आवश्यकता है, मेंटेन करने की आवश्यकता है, जो अभी जमीन पर काम नहीं हुआ और काम होना बाकी है। लेकिन अधिकारियों का रवैया वो ऐसा है कि वो इसी बात से परेशान है कि उनको सुबह 9 बजे ऑफिस में आना पड़ रहा है, 5 बजे ऑफिस में हाजिरी लग रही है, उनको जो है भ्रष्टाचार का मौका कम मिल रहा है, ऑनलाइन मीटर अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किंतु परंतु निकालकर जनता को परेशान कर रहे हैं। कुल मिलाकर योगी जी का ये फीडबैक यूनिट और फीडबैक की जो बैठक है, इसको लेकर ये कार्रवाई अब एक्शन मोड में होगी, क्योंकि योगी जी को समझ में आ गया कि ये जो अधिकारी हैं, जिनको योगी आदित्यनाथ ने खुली छुट्टी दी, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो आईपीएस अधिकारी हैं, इनको खुली छुट्टी दी गई। योगी आदित्यनाथ, मैं खुद, मेरा मानना है कि ऐसे एक मुख्यमंत्री हैं जो ना तो आईएएस कैडर से ना आईपीएस कैडर से, यानी दोनों कैडरों से मेरी जानकारी में कि किसी से पैसा नहीं लेते कि कहीं ट्रांसफर करना है, कोई पोस्टिंग करनी है, तुम मुझे फाइल पर पैसा दो, भ्रष्टाचार करके ठेकेदार से पैसा लाओ। ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार आया जिसने इस व्यवस्था को बंद किया, नियमानुसार ट्रांसफर और पोस्टिंग हो, अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ की इस आजादी का नाजायज फायदा उठाया है। योगी आदित्यनाथ जी से यदि कोई कार्यकर्ता कोई बात कर रहा है, कोई समस्या को लेकर जा रहा है, चाहे उनके विधायक कोई बात कह रहे हैं, वो अधिकारियों को कह दिया करते थे। और अधिकारी जिस तरह से टालमटोल करते हैं, उससे एक विधायक का भी काम नहीं हो रहा, तो जो नगर अध्यक्ष है या जो जिला अध्यक्ष है या जो ब्लॉक का कोई अध्यक्ष है, उसका काम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। घुमा दिया जाता है उसको, क्योंकि उनको पता है योगी जी तक जब तक बात पहुंचेगी नहीं। और इसीलिए अधिकारी अपने मकड़ जाल में फंसा लेते हैं, नियम कायदा कानून और फाइल में फंसा देते हैं। इसके कारण कार्यकर्ता काफी नाराज थे। और जब ये चुनाव हुआ है, इस चुनाव में कोई भी कार्यकर्ता अपने जेब से पैसा लगाएगा, चुनाव प्रचार में भीषण गर्मी में घूमेगा, और इसके कारण वो नहीं निकला, क्योंकि उसको लगता था कोई सुनता तो है ही नहीं। अब ये व्यवस्था जो गड़बड़ाई, इसको लेकर अब योगी जी समझ गए हैं कि इन अधिकारियों के ऊपर अब जिम्मेदारी अगर छोड़ना है तो ये कभी भी धोखा देंगे, और इसीलिए अब कमान को संभाला जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जी का जो अब तरीका है काम करने का, अब वो अपनी स्टाइल से शायद काम करेंगे। लेकिन यहाँ आपको मैं ये भी बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को धोखा दिया है, उसका एक कारण है। कोई भी सोचेगा कि भाई हमने इतना काम किया है, योगी जी जितना काम, रिकॉर्ड आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, अगर मैं एक अयोध्या का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है कि अयोध्या में ऐसा क्या कारण रहा कि अयोध्या जहां भव्य राम जी का मंदिर बनाया 550 साल की प्रतीक्षा के बाद, वहीं का कैंडिडेट हार गया, वोट लोगों ने नहीं दिया। उसका एक कारण तो यह है कि जो वहां प्रचार चल रहा था, जिस तरह से जाति को एकजुट किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के विरुद्ध, पार्टी उसको समझने में नाकाम रही। आपको मैं बताता हूं वहां पर क्या हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में काम बहुत हुए हैं, लेकिन मोटे काम गिनाता हूं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सीवर, बिजली के तार अंडरग्राउंड, 7 वार्डों में अयोध्या के 24 घंटे पानी की आपूर्ति, सोच सकते हैं आप, नल से जल घरों में, और घाटों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, इतनी व्यवस्था बढ़िया कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी यदि वोट नहीं मिला, उसका एक कारण है। उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई कोना, और खास तौर पे यूपी और बिहार में तो जातीय समीकरण बहुत ज्यादा होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ हो या मोदी जी, इनको लगा कि हमने भव्य राम जी का मंदिर बनाया है, यहां तो जाति का फैक्टर चलेगा ही नहीं, यहां तो राम जी का फैक्टर चलेगा। लेकिन आपको बता दूं, अयोध्या की गलियों में एक नारा लग रहा था, और वो नारा किसके लिए लग रहा था?
वो नारा लग रहा था, वहाँ जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके लिए नारा लग रहा था, जिनका नाम है वहाँ अवधेश प्रसाद पासी, समाजवादी पार्टी से वो थे, और भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद लल्लू सिंह थे। अब हालांकि लल्लू सिंह की कंप्लेंट बहुत थी, लेकिन 2 बार के सांसद थे, इनको लगा कि इस बार भी खड़ा कर देते हैं तो कुछ शिकायतें बेशक हों, लेकिन ये वोट तो मोदी और योगी के नाम पर मिलना है। बस यही एक विश्वास योगी और मोदी को नुकसान पहुंचा गया कि उनको लगता था कि योगी और मोदी के नाम पर लोग वोट दे देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये रहा कि 400 का नारा है, अगर हमने एक लल्लू सिंह को हरा दिया अयोध्या से क्योंकि इसकी शिकायत है, तो 399 रह जाएंगी। हमारे एक सांसद की कमी होने से मोदी जी तो कमजोर होंगे नहीं, और इसलिए क्या करो, इसको हरा दो। इसी तरह कई ऐसे सांसद एक एक करके वहां के क्षेत्रवासियों ने इसी तरह वोट नहीं दिया। जैसे संजीव बालियान दूसरा नाम है, वहां के लोगों से मेरी बात हुई, कहते हैं जी एक इसको हराना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर बड़ा अहंकार है, इसको तो इस बार सबक सिखाएंगे। मोदी जी का तो 400 का नारा है, 400 में 399 रह जाएंगे, तो एक के कम होने से क्या फर्क पड़ेगा, बहुमत से तो फिर भी बहुत ज्यादा है। और इसलिए सभी ने इस तरह से सोचा, और इसके कारण से आपको बताऊं, जो अयोध्या की हार है, मेरे पास जो फीडबैक आई है, वहां एक नारा चल रहा था जिसका मैं जिक्र कर रहा था। जो अवधेश प्रसाद हैं वो पासी हैं, और वहां नारा क्या चल रहा था, गांव गांव में छोटी छोटी मीटिंग में, ना अयोध्या ना काशी, इस बार जीतेगा पासी। ये नारा छोटी छोटी सभाओं में, गली गली में ये कार्यकर्ता लगाते घूम रहे थे, ना अयोध्या ना काशी, इस बार पासी। और पासी जाति वो एकजुट हुई, उसके साथ दलित समाज जुड़ा, और ये मैसेज गया कि ये जो लल्लू सिंह है ये तो विरोधी है। समाजवादी पार्टी का वोट आया, कांग्रेस का वोट आया, दलित वोट आया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस ऐतिहासिक स्थल को हार गई जहां सबसे ज़्यादा काम हुआ और सबसे ज़्यादा एक सपना पूरा हुआ था 550 साल का। भारतीय जनता पार्टी की फीडबैक यूनिट, ये जो सूचना तंत्र है उसमें सरकार भी शामिल है, सरकारी तंत्र भी पूरी तरह इस खबर को ऊपर तक पहुंचाने में विफल रहा। जानबूझकर नहीं पहुंचाया गया, वरना वहां से ये टिकट काटकर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जा सकता था जो इस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने में सक्षम होता। लेकिन ये फीडबैक नहीं पहुंची, और उस पर अफवाह सोशल मीडिया पर यह फैलाई गई कि योगी जी ने जो 30 नाम केंद्र में दिए थे वो नाम नहीं माने गए, योगी जी की सुनी नहीं गई। और अफवाह ये भी चलाई गई जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक ने ये खुलकर कह दिया था, मीडिया में कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ को तो इस चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा, जैसे शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से हटा दिया गया। इसका इम्पैक्ट हुआ, जो योगी जी के चाहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर यह लगा कि भाई अगर योगी जी को हटा दिया जा रहा है तो फिर हम इस इलेक्शन में मोदी को वोट क्यों दें। योगी जी के काम से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के हिंदुत्ववादी और सनातनी खुश हैं, वो चाहते हैं कि योगी जी अगले पीएम हो। अब अगर ऐसी बात फैलाई गई कि योगी जी सीएम ही नहीं रहेंगे, मोदी जी खुद पीएम रहेंगे और इनको आगे से हटाया जा रहा है, लोगों में इसका नेगेटिव असर हुआ। और इसका काउंटर ना तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनमें से किसी ने भी इस अफवाह का खंडन नहीं किया। तुरंत तत्काल करना चाहिए था, और जब तक ये सोशल मीडिया पे फैल रहा था कहीं किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सोशल मीडिया पूरी तरह फेल रहा, इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल रही, और ये जो केंद्रीय नेतृत्व है जिसमें जेपी नड्डा, मोदी जी और अमित शाह की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस अफवाह को फैला रहा है तो तत्काल इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अमित शाह जी और मोदी जी की ही बात सुनी जाती है। मैं आपको बता दूं, जेपी नड्डा की बात कोई सुनता नहीं, क्या कह रहे हैं, कोई मीडिया कवर करता भी नहीं ठीक से। मोदी जी को तत्काल इस पर सफाई देनी थी और उनको कहना था कि योगी आदित्यनाथ मेरे छोटे भाई की तरह हैं, या कुछ भी अपने शब्दों में बोलते, लेकिन जनता में एक मैसेज देना जरूरी था यूपी की कि हम योगी आदित्यनाथ को सीएम पोस्ट से नहीं हटाएंगे। इसलिए मोदी जी को, अमित शाह को इस मामले में सफाई देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दी। उसका इफेक्ट जनता पर पड़ा। उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को भरपूर चाहती है,
उनकी चाह पूरे देश नहीं विदेशों में भी है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की हार योगी जी की हार नहीं है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का फेलियर है। और कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की भी ये ढीला ढवाली है जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में शिकायतों का जनता का अंबार लगा, जिनका निराकरण योगी जी के आदेश के बाद भी नहीं हुआ। ऐसी कई सारी गड़बड़ियां थी, मुझे सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं। कुछ जो परीक्षाएं थी उनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ, कई पेपर लीक हुए उसमें कार्रवाई नहीं हुई, और जिस तरह का एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, युवाओं में अच्छा खासा उसको लेकर आक्रोश था। योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खड़ा किया, जिन्होंने बजट को लेकर के, आपको बता दूं यूपी का बजट 3.4 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करोड़ किया। कहां 3.5 लाख करोड़, कहां 7 लाख करोड़, डबल। लेकिन उसके बावजूद भी 20 एयरपोर्ट बना दिए, 5 इंटरनेशनल उसमें एयरपोर्ट बने, 13 एक्सप्रेस वे बने, अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए की ये जो परियोजना थी उसमें आप देखिए 75 जिले हैं लेकिन 77 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं। ये सब होने के बावजूद भी यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे तो निश्चित रूप से इसका एनालिसिस होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी एक्शन मोड में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपनी कमियों का एनालिसिस कब करेगा, जिसमें मोदी और अमित शाह भी इंक्लूड हैं, जेपी नड्डा भी इंक्लूड हैं। जरूर इस पर उनको मंथन करना चाहिए और सफाई भी देनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पर अभी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि योगी जी ने 30 नाम कैंडिडेटों के दिए थे, जिनको काट कर केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी मर्जी से टिकटों का बंटवारा किया। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक अफवाह है या सच मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष को, खासतौर पे अमित शाह जी को या जेपी नड्डा जी को, इस पर भी सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये र्यूमर फैल रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह है। हालांकि योगी जी के साथ अभी भी उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह खड़ी है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।